नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद खाकी में। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं, SSC GD, यूपी पुलिस SI, RPF SI, रेलवे आदि परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। और आज हम आपको हिंदी के पहले चैप्टर से शुरुआत वर्णमाला से करेंगे और अपने YouTube चैनल पर हम मैथ्स, रीजनिंग, GS ये सभी पढ़ाएंगे और समय समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज हम हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला की हम बात करें तो वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह का मतलब ये है कि का के बाद खाए, खा के बाद गाय, गा के बाद घाय, ये होता है व्यवस्थित समूह। हम ये नहीं कह सकते कि वर्णमाला के मतलब वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि उसमें व्यवस्थित होना चाहिए, मतलब क्रम से ही वर्ण आने चाहिए। उस चीज़ को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्लियर हुई। वर्णमाला की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये, और इससे 3 से 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली है कि पेपर में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो वर्णमाला हम कहते किसे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। 2 चीज़ों से मिलकर वर्णमाला बनती है। अच्छा, एक चीज़ और, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई हम या तो कहेंगे वर्ण, या फिर अगर ऑप्शन आए तो ध्वनि। चीज़ें क्लियर है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या तो वर्ण या फिर ऑप्शन आए तो ध्वनि। अब हम आगे चलते हैं। वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 13। अच्छा, लेखन के आधार पर और एक उच्चारण के आधार पर 2 चीज़ें पूछता है पेपर में। तो स्वर लेखन के आधार पर अगर पूछे तो 13 होते हैं, और अगर उच्चारण के आधार पर यही पूछ लिया जाए तो साथ ही साथ क्लियर करा के चल रहे हैं हम कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और व्यंजन की संख्या की बात करें तो व्यंजन 35 होते हैं लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन 35 होते हैं, लेकिन अलग से बात करें तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब इन सब को अगर क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, वर्णों की कुल संख्या हम बताएंगे 52, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इनको हम जोड़ेंगे तो 52 रहेगा। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी वर्णमाला में? लेखन के आधार पर 52। और अगर उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो 1 मिनट, उच्चारण के आधार पर अगर वर्णों की बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं। अब कहें कि उच्चारण के आधार पर कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको हम नहीं लेते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 49 वर्ण होते हैं। 3 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं लेते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको
तो सबसे पहले स्वर की बात करें, स्वरों की संख्या 13, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग। अब उच्चारण के आधार पर हमने स्वर कितने बताए थे आपको? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताई थी 10। अब इसमें ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको हम उच्चारण के आधार पर नहीं लेते हैं? तो देखो, उच्चारण के आधार पर एक तो ऋषि नहीं लिया जाता और छोटी अंग और बड़ी अंग ये दोनों नहीं लिए जाते। तो अब हम बात करें, इनको हम बोलते क्या है फिर? ऋषि, छोटी अंग, बड़ी अंग, इनको किस में रखते हैं हम, क्या बोलते हैं? तो छोटी अंग और बड़ी अंग को हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। बाकी ये सब आगे हम बताएंगे, छोटा बड़ा किस में आता है, छोटी बड़ी किस में आती है। अभी एक साथ बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लेके चलेंगे। अब 3 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम उच्चारण के आधार पर नहीं रखते हैं और लेखन के आधार पर हमारे सारे स्वरों को गिना जाता है, जो होते 13, उच्चारण के आधार पर 10। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन हमारे 35, अभी आपको बताए थे व्यंजन होते हैं 35 व्यंजन में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन होते हैं द्विगुण। अब उनकी बात कर लेंगे, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है ड वाला अड़ा और एक होता है ढा वाला अड़ा, एक ड वाला अड़ा और एक ढा वाला अड़ा। ये आपने वर्णमाला में कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं हम 35 व्यंजन। अब ये 35 व्यंजन कौन से होते हैं? 35 व्यंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे क वर्ग। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग के 25 अक्षर को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्वेश्चन आता है पेपर में तो पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, तो 5 वर्ग के 25 अक्षर हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अड़ा, ये कंठे व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? कंठे। कंठे व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? अच्छा, ये जान लें हम, इनको बोलते समय हमारी जो आवाज़ है वो कंठ से निकलती है, या इनको ऐसे कहें, इनको बोलते समय हमें कंठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम इनको कंठे व्यंजन कहते हैं। इसके बाद चा वर्ग, च, छ, ज, झ, या, इनको हम बोलते हैं तालव्य व्यंजन। इनको तालव्य व्यंजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो तालु में लगती है। आप बोल के देख लीजिए, च, छ, मतलब हर बार हमारी जीभ तालु में लगेगी, इसलिए हम इनको तालव्य व्यंजन बोलते हैं। अब बात करते हैं टा वर्ग की, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इसमें भी 5 वर्ण हैं, तो इसको हम कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन। इनको बोलते समय हमें मुंह का सहारा लेना होगा, केवल हम मुंह से बोलेंगे, ना कि हमारी जीभ तालु में लगेगी, ना हमारी आवाज़ कंठ से निकलेगी, तो इनको हम बोलेंगे मूर्धन्य व्यंजन। अब बात करते हैं ता वर्ग की। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये आप बोल के देखिए, हमारी जीभ हर बार दांतों से लगेगी, त, थ, द, ध, न, इसलिए इनको हम बोलते हैं दंत्य व्यंजन। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें कंठे व्यंजन कौन सा है या फिर तालव्य व्यंजन कौन सा है। अब आपको सभी व्यंजन जब तक नहीं पता होंगे आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करें प वर्ग की, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म,
इनको हम क्या कहेंगे? अब बोल के देखिए, इनको बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में मिलेंगे, इसलिए इनको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओष्ठ्य व्यंजन। चीज़ें क्लियर हुई? मैं समझता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, और ना आ रही हो तो हम फिर से क्लियर करेंगे। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद पांचों वर्ग के 2500 अक्षर हम आपको बता दिए, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। इनको सबको हम कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद आगे या रा ला वा सा 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 ह छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी स्रा। ये हमने आपको 25 अक्षर तो स्पर्शी हो गए, प्लस 4 यारा लावा सा 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 ह और छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी। इनको अगर हम जोड़ेंगे 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 7 3 37। अब आगे हम पूरे आपको 52 वर्ड गिनवाएंगे। यारा लावा की बात करें, यारा लावा को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये आपको याद करना है, इनको कहेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, एक ऑप्शन दे देगा या फिर वो कहेगा अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो यारा लावा को हम अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। सा 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 हा, अगर हम इनकी बात करें तो इनको या तो कहेंगे ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। कोई ऑप्शन आए, दोनों कहते हैं, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। अब छत्री त्रिशूल ज्ञानी स्र, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन हम इनको क्यों बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चारों वर्ण, ये चारों अक्षर दो वर्णों के सहयोग से बनते हैं या दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे छा छत्री के पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि छा छत्री किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो छा छत्री की बात करें तो क और स। अच्छा, ये हलंत क्यों लगा दिया? क्योंकि क आधा रहता है और हिंदी वर्णमाला में किसी अक्षर या किसी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा दिया तो माना जाएगा कि ये आधा वर्ण है। तो क और सा, इससे मिलकर क्या बनता है? छा छत्री। क्वेश्चन पूछ लेता है कि छा छत्री किससे, किन दो वर्णों के मेल से बनता है। अच्छा, इसमें ये भी दे देगा कि क प्लस सा, क प्लस सा, इसके नीचे हलंत दे देगा, क प्लस सा, इन दोनों के नीचे। इतना सटीक ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब पहला अक्षर आधा रहता है, चाहे किसी, मतलब चारों वर्ण किसी न किसी से मिलकर बनते हैं, तो चारों वर्ण संयुक्त कहलाते हैं। तो इन चारों में जो पहला वर्ण रहेगा वो आधा ही रहेगा, ये जान लीजिए आप। तो अब हम आगे बात करें त्र। बहुत सिंपल है, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। त्र की बात करें तो त और रा, मतलब पहला वर्ण हमेशा आधा रहेगा, त और रा से मिलकर बनेगा त्र। अब बात करें ज्ञा ज्ञानी, तो ज्ञानी ज और या, इसमें जा आधा रहेगा, तो ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बनेगा? जा और या से। अब स्रा, स्रा आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में नहीं लिखा जाता, 49 अक्षर हिंदी वर्णमाला में आपको लिखे हुए मिलेंगे। स्र, स और र, इससे मिलकर बनता है स्र। लेकिन पहला अक्षर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला अक्षर आधा रहता है। अब इसके बाद ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले हम आपको बताएं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। इसके बाद चीज़ें क्लियर हुई। हम आपको बताए थे कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, द्विगुण व्यंजन बताए थे। इसके बाद पांचों वर्ग के 25 अक्षर बता दिए, कौन सा क्या है।
इसके बाद हम आपको यार अलावा सा साहा साहा और छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी स्रा, यहाँ तक हम आपको क्लियर करा दिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे, अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं लेकिन आज इतना ही काफ़ी है। हम आपको कल अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये चीज़ें क्लियर कराएंगे। आज इतना ही काफ़ी है। नमस्कार साथियों, कल मिलेंगे। इसका स्टॉक